हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपने कभी सोचा है आपका शरीर कैसे बना है और इसको कौन जिंदा रखता है हर पल? इसका जवाब छुपा है इन समथिंग इनक्रेडिबली टाइनी सेल्स। आपकी बॉडी का हर एक टिश्यू, ऑर्गन और सिस्टम एक कोशिका से बनना चालू होता है। सो टुडे वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर द सेल बायोलॉजी और फाउंडेशन ऑफ द लाइफ इन द सिंपलेस्ट वे पॉसिबल। Well friends, now we are going to discuss what is a cell. Cell is the smallest structural and functional unit of the life. लाइफ की सबसे बेसिक इकाई क्या होती है उसको बोलते हैं सेल। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ द सेल्स। जितने भी जीव ये धरती पर मौजूद हैं वो सब किससे बने हुए हैं? कोशिका से बने, जिसको बोलते हैं सेल। ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो आपकी नई कोशिका का जन्म कहाँ से होता है? जो पहले से पुरानी कोशिका मौजूद होती है उससे होता है। तो आप सिंपली बोल सकते हो एक पुरानी कोशिका से एक नई कोशिका का जन्म होता है। वेल फ्रेंड्स, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द टाइप्स ऑफ द सेल्स। देयर आर टू टाइप्स। फर्स्ट जो टाइप रहता है उसको बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स, दूसरा रहता है उसको बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल्स। इन दो टाइप के सेल्स में क्या डिफरेंस होते हैं वो हम देखेंगे। आपका फर्स्ट डिफरेंस क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है और यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर न्यूक्लियस होता है। बाय द वे, न्यूक्लियस क्या है? इट इज अ सेंटर ऑफ सेल, या फिर बोल सकते हो सेल का दिमाग, या फिर बोल सकते हो मेम्ब्रेन से ढका हुआ ऐसा पार्ट जिसके अंदर आपका जेनेटिक मटेरियल जैसे डीएनए है, क्रोमोसोम्स है, वो सुरक्षित होता है। न्यूक्लियस का काम क्या होता है? सेल की ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म करना, रिप्रोडक्शन, एक सेल से दूसरी सेल को बनाना, ये काम किसका रहता है? न्यूक्लियस का। आपका जो सेकंड डिफरेंस है उसके अंदर क्या होता है? जो प्रोकैरियोटिक सेल रहती है उनका माइक्रोस्कोपिक जो स्ट्रक्चर रहता है वो सिंपल रहता है, वेरएस यूकैरियोटिक जो सेल रहती है उनका माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स रहता है। प्रोकैरियोटिक सेल किसके अंदर रहती है? एग्जांपल है आपका बैक्टीरिया के अंदर। यूकैरियोटिक जो सेल रहती है उसका एग्जांपल ह्यूमन सेल और एनिमल सेल्स। वेल फ्रेंड्स, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन सेल और एनिमल सेल। यहाँ पे मैंने ह्यूमन सेल के स्ट्रक्चर का एक माइक्रोस्कोपिक डायग्राम ड्रॉ किया है जिससे आपको पता चलेगा आपकी सेल अंदर से कैसे दिखती है और सेल के अंदर के जो स्ट्रक्चर्स है वो कैसे काम करते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट। आपका जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है उसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन किसको बोलते हैं? हर एक सेल की एक आउटर कवरिंग रहती है या फिर आउटर लेयर जो रहती है उसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। इट इज द आउटर बाउंड्री ऑफ द सेल। योर सेल मेम्ब्रेन विच इज सेलेक्टिवली परमिएबल। परमिएबिलिटी किसको बोलते हैं? आपकी सेल मेम्ब्रेन के अंदर कुछ ऐसे गैप्स रहते हैं जिसकी वजह से कुछ चीज़ों का आदान प्रदान होता है। एंट्री और एग्जिट किसका होता है? प्रोटीन्स का होता है, न्यूट्रिशन का होता है, फ्लूइड का होता है, आपकी एनर्जी का होता है, मिनरल्स का होता है, और बहुत सारी चीज़ें जो रहती हैं वो जो बाहर जाती है अंदर आती है वो किसके थ्रू होती है? आपके सेल मेम्ब्रेन के थ्रू होती है। तो सेल मेम्ब्रेन क्या है? इट इज द आउटर बाउंड्री और आउटर लेयर ऑफ द सेल विच सेलेक्टिवली परमिएबल विच कंट्रोल्स द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द some nutrition, some iron, fluid and everything. Well friends, now we are going to discuss the second structure of the cell जिसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ये साइटोप्लाज्म क्या है? एक फ्लूइड है जिसके अंदर आपके जो भी अंदर के स्ट्रक्चर रहते हैं सेल के अंदर वो तैरते रहते हैं। तो साइटोप्लाज्म क्या है? इट इज अ जेली लाइक फ्लूइड। ये जो फ्लूइड रहता है वो जेली जैसा रहता है, ठीक है। इट कंटेन्स द ऑर्गेनल्स। ऑर्गेनल्स किसको बोलते हैं? ये जो भी अंदर के स्ट्रक्चर्स रहते हैं उनको बोलते हैं ऑर्गेनल्स। इट इज अ साइट फॉर द मेटाबॉलिक रिएक्शंस। आपके जो भी सेल की मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो होती है वो किसके अंदर होती है? ये साइटोप्लाज्म के अंदर होती है। तो साइटोप्लाज्म क्या है? It is a jelly-like fluid. It contains all the organelles and it is a site for the metabolic reactions. Well friends, now we are going to discuss the third structure of the cell जिसको बोलते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस which is the control center of the cell। ये आपका न्यूक्लियस है, ठीक है। बीच का जो पार्ट है उसको बोलते हैं न्यूक्लियस। इट कंटेन्स द डीएनए एंड क्रोमोसोम। आपको थोड़ी देर पहले मैंने समझाया था न्यूक्लियस क्या होता है। इट इज अ सेंटर पार्ट या फिर सेल का दिमाग होता है जिसका काम रहता है आपके इसको कंटेन करना, डीएनए और क्रोमोसोम को सुरक्षित रखना। एंड इट रेगुलेट द सेल एक्टिविटीज। सेल एक्टिविटीज को मैंने बताया था आपकी सेल की ग्रोथ है, सेल का रिप्रोडक्शन है, सेल का मेटाबॉलिज्म है, इसको सबको कंट्रोल कौन करता है? आपका ये कंट्रोल सेंटर जिसको बोलते हैं न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस क्या है? इट इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल, कंटेन्स द डीएनए एंड क्रोमोसोम एंड इट रेगुलेट्स द सेल एक्टिविटीज। वेल फ्रेंड्स, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द फोर्थ स्ट्रक्चर ऑफ द सेल जिसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं सेल के अंदर उसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। इसका काम क्या है? एक सेल को चलाना। कैसे चलाना? एनर्जी के थ्रू। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? इट इज अ पावर हाउस ऑफ द सेल जिसका काम क्या है? प्रोड्यूस करना एनर्जी को। तो इस एनर्जी को क्या बोलते हैं? एटीपी। एटीपी मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसका काम क्या रहता है? आपकी सेल को एनर्जी देना ताकि सेल की ग्रोथ हो पाए, रिप्रोडक्शन हो पाए। ये सब काम कौन करता है? आपका माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया इट इज अ पावर हाउस ऑफ द सेल एंड इट प्रोड्यूसेस द एटीपी और एनर्जी। वेल फ्रेंड्स, आपका जो पांचवा स्ट्रक्चर है सेल का उसको बोलते हैं राइबोसोम। उसका काम क्या रहता है? प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस क्या है? सेल्यूलर प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग प्रोटीन्स। आपका जो सेल है वो प्रोटीन क्रिएट करता है, उसको बोलते हैं प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम्स आर फाउंड फ्री और अटैच टू द ईआर। ईआर किसको बोलते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
आपके जो राइबोसोम्स रहते हैं वो दाने जैसे स्ट्रक्चर रहते हैं आपके सेल के अंदर, वो या तो फ्रीली मूवेबल रहेंगे आपके साइटोप्लाज्म के अंदर या फिर अटैच रहेंगे। किससे अटैच रहेंगे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको। तो आपके राइबोसोम जो रहते हैं उनका काम रहता है प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन को क्रिएट करना या प्रोटीन को बनाना। और वो कहाँ पे रहते हैं? फ्री फाउंड इन द साइटोप्लाज्म और अटैच टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वेल फ्रेंड्स, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, जिसको बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो लेयर दिख रही है आपको, ठीक है, उसको बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो न्यूक्लियस के अराउंड रहती है। आपका ये न्यूक्लियस है, उसके अराउंड जो लेयर रहती है उसको बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके दो टाइप होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा रहता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आपका जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इट हैज राइबोसोम्स। आपको बताया था मैंने थोड़ी देर पहले कि आपके राइबोसोम या तो फ्रीली, ये जो दाने जैसे स्ट्रक्चर है, वो फ्रीली साइटोप्लाज्म के अंदर घूमेंगे या फिर जाके आपके एंडोप्लाज्मिक जो लेयर है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो लेयर है, उसके पे जाके अटैच हो जाएंगे। तो रफ इट हैज द राइबोसोम्स। उनका काम क्या है राइबोसोम्स का? थोड़ी देर पहले मैं बताया था आपको, प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन को क्रिएट करना, बनाना, ये काम रहता है आपके राइबोसोम्स का। आपका जो सेकंड टाइप है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके अंदर क्या होता है? लिपिड का सिंथेसिस होता है। वेरेज रफ के अंदर कौन सा हो रहा था? प्रोटीन सिंथेसिस। लिपिड का सिंथेसिस किसके अंदर होता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर, जहाँ पे लिपिड का फॉर्मेशन होता है। दूसरा क्या होता है? डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन मतलब आपके जो टॉक्सिन्स रहते हैं या फिर कुछ गंदी चीज रहती है सेल के अंदर, उसको बाहर करना या फिर उसको डिटॉक्सिफाई करना। ये काम किसका रहता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। वेल फ्रेंड्स, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, जिसको बोलते हैं गोल्गी या फिर गोल्जी apparatus। आपका जो गोल्जी apparatus है वो पोस्ट ऑफिस जैसा काम करता है, इसलिए इसको सेल का पोस्ट ऑफिस कहा जाता है। आपके पोस्ट ऑफिस का काम क्या रहता है? जैसे कि चिट्ठियाँ आती हैं, उसके अंदर जो अर्जेंट चिट्ठियाँ उनको सॉर्ट आउट करना, फिर उसके बाद पैक करना, फिर उसके बाद उसको शिप करना। तो वो काम किसका रहता है? पोस्ट ऑफिस का। वैसे ही काम ये गोल्जी apparatus का बॉडी के अंदर रहता है, सेल के अंदर रहता है। जो नीडेड है, जो जरूरी है चीजें, उनको रखता है, जो नहीं जरूरी है उनको पीछे कर देता है, उनको पैक करके फिर शिपिंग का काम करता है आपका ये गोल्जी apparatus। तो आपके गोल्जी apparatus का काम क्या है? पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्ट द लिपिड एंड प्रोटीन्स टू द लाइसोसोम एंड सेल मेम्ब्रेन। तो अभी थोड़ी देर पहले बताया था पोस्ट ऑफिस, उसका काम क्या है? पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्ट। किसका पैकेजिंग और ट्रांसपोर्ट? लिपिड एंड प्रोटीन्स का। कहाँ पे ट्रांसपोर्ट करना है, किसको भेजना है? लाइसोसोम को और सेल मेम्ब्रेन को। ये जो स्ट्रक्चर्स है उसको बोलते हैं लाइसोसोम और ये है सेल मेम्ब्रेन। इन दोनों को सेंड करता है, क्या सेंड करता है? लिपिड एंड प्रोटीन्स। ये किसका काम रहता है? आपके गोल्जी apparatus का। और क्या काम है आपके गोल्जी apparatus का? मॉडिफाई द प्रोटीन्स बाय एडिंग शुगर। जब भी आपके प्रोटीन्स के अंदर शुगर को ऐड किया जाता है तो बनता है ग्लाइकोप्रोटीन्स। तो ये ग्लाइकोप्रोटीन बनाने का काम किसका है? गोल्जी apparatus का, ठीक है। इट मॉडिफाई द प्रोटीन बाय एडिंग द शुगर व्हिच विल मेक द ग्लाइकोप्रोटीन्स। आपके गोल्जी apparatus का तीसरा फंक्शन क्या है? लाइसोसोम फॉर्मेशन। आपके लाइसोसोम को फॉर्म करना या फिर उसको प्रोड्यूस करना, वो किसका काम रहता है? गोल्जी apparatus का। ये आपके लाइसोसोम है, ये आपका गोल्जी apparatus है। इनका काम क्या रहता है? तो पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ द लिपिड एंड प्रोटीन्स टू द लाइसोसोम एंड सेल मेम्ब्रेन। ये लाइसोसोम को लिपिड और प्रोटीन सप्लाई करना या फिर सेल मेम्ब्रेन को करना। दूसरा काम क्या रहता है? मॉडिफाई द प्रोटीन बाय एडिंग शुगर, ग्लाइकोप्रोटीन बना के इनके पास भेजना, ठीक है। ये काम रहता है आपके गोल्जी apparatus का। और दूसरा है लाइसोसोम का फॉर्मेशन। लाइसोसोम को प्रोड्यूस या फॉर्म करने वाला कौन है? ये गोल्जी apparatus। वेल फ्रेंड्स, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, जिसको बोलते हैं लाइसोसोम्स। लाइसोसोम का फॉर्मेशन कौन करता है? गोल्जी apparatus करता है। लेकिन उसका फंक्शन क्या रहता है? ये सेल के अंदर एक सुसाइड बैग जैसा होता है, उसका काम रहता है सुसाइड बैग जैसा। जैसे कि आपने सुना रहेगा फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस में क्या होता है? आपकी जो सेल रहती है वो जर्म्स को एंगल्फ करती है और डिस्ट्रॉय हो कर देती है, ठीक है। वैसा ही काम ये लाइसोसोम्स का रहता है। वो क्या करते हैं कि जो वेस्ट मटेरियल रहता है आपके बॉडी के अंदर या सेल के अंदर, जो वेस्ट मटेरियल रहता है उसको डाइजेस्ट करने का काम ये लाइसोसोम्स करते हैं। सो दे आर the suicide bags which digest the waste material of the cell. Well friends, now we are going to move to the next structure of the cell, जिसको बोलते हैं vacuoles। vacuoles क्या होता है? It is a membrane bound organelles in the cell। vacuoles का काम क्या है? स्टोरेज। स्टोरेज किसका? आयरन का है, वाटर का है, प्रोटीन्स का है, आपके न्यूट्रिएंट्स का है, जो आपके सेल को जिंदा रखने के लिए जरूरी है। और आपके वैक्यूल्स क्या करते हैं? वेस्ट डिस्पोजल एंड डिग्रेडेशन। आपके जो वेस्ट मटेरियल रहता है या फिर हार्मफुल मटेरियल रहता है उसका ब्रेक डाउन करना और उसको डिस्पोज कर देना, ये काम किसका रहता है? वैक्यूल्स का। और क्या करते हैं आपके वैक्यूल्स? पीएच को मेंटेन करते हैं आपके सेल के अंदर। पीएच क्या होता है? एसिडिटी रेगुलेशन इन द सेल। आपका जो सेल का एक एसिड अल्कलाइन लेवल रहता है उसको बैलेंस करने का काम कौन करता है? वैक्यूल्स। और क्या करते हैं आपके वैक्यूल्स? पिगमेंटेशन का काम करते हैं, मतलब वो टिश्यू को या फिर सेल को या फिर वो ऑर्गन को कलर देने का काम कौन करता है? आपका वैक्यूल्स। तो आपके बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन्स रहते हैं या फिर कुछ भी स्ट्रक्चर रहता है उनके एक पर्टिकुलर कलर रहता है, वो किसकी वजह से होता है? ये वैक्यूल्स की वजह से होता है, ठीक है। तो पिगमेंटेशन का काम कौन करता है? वैक्यूल्स।
वेल फ्रेंड्स, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, जिसको बोलते हैं सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल्स क्या रहते हैं? इट इज अ सिलेंड्रिकल और बैरल शेप्ड ऑर्गेनल्स। ये जो पेन का जो स्ट्रक्चर है उसको बोलते हैं सिलेंड्रिकल या फिर बैरल शेप। आपका बैरल कैसा रहता है, उसके शेप के जो ऑर्गेनल्स रहते हैं उसको बोलते हैं सेंट्रियोल्स। इन सेंट्रियोल्स का काम क्या रहता है? सेल डिवीजन। सेल डिवीजन मतलब एक कोशिका से दूसरी कोशिका बनना, ये 2 से 4 बनना। ये काम किसका कंट्रोल में रहता है? सेंट्रियोल्स के कंट्रोल में रहता है। ठीक है, सेल डिवीजन विच इज अंडर कंट्रोल ऑफ द सेंट्रियोल्स। इन सेंट्रियोल्स का दूसरा काम क्या है? ऑर्गेनल ऑर्गेनाइजेशन। उसके अंदर क्या होता है, जो भी आपके ऑर्गन्स रहते हैं सेल के अंदर, जैसे न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स है, आपके लाइसोसोम्स है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी apparatus है, वैक्यूल्स है, उनकी जगह कहाँ पे होनी चाहिए, उनके प्लेस कहाँ पे होने चाहिए, ये कौन डिसाइड करता है? ये सेंट्रियोल्स करते हैं। तीसरा फंक्शन क्या होता है? सीलिया और फ्लैजेला का फॉर्मेशन करना। किसके थ्रू होता है? सेंट्रियोल्स के थ्रू होता है। ठीक है, ये फ्लैजेला या फिसिलिया क्या होते हैं? एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं आपके सेल के अंदर। ठीक है, जैसे फिंगर जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं। उनका काम क्या रहता है? मूवमेंट गाइड करना प्लस सिग्नलिंग। मूवमेंट कैसा? फ्लूइड का मूवमेंट है, प्रोटीन्स, लिपिड, उनका मूवमेंट एक जगह से दूसरे जगह होना। और सिग्नलिंग, सिग्नलिंग मतलब इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करना। ये किसके थ्रू होता है? ये सिलिया और फ्लैजेला, वो किसके थ्रू फॉर्म होते हैं? सेंट्रियोल्स के थ्रू फॉर्म होते हैं। वेल फ्रेंड्स, नाउ वी आर गोइंग टू मूव ऑन टू द लास्ट स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, जिसको बोलते हैं परऑक्सीसोम्स। परऑक्सीसोम भी एक ऑर्गन्स रहता है आपके सेल के अंदर। उनका काम रहता है लिपिड मेटाबॉलिज्म, लिपिड को ब्रेक डाउन करना इनटू द लार्ज पार्टिकल टू द स्मॉल पार्टिकल फॉर द अब्जॉर्प्शन। दूसरा रहता है डिटॉक्सिफिकेशन, डिटॉक्सिफाई करना किससे? टॉक्सिन से हैं या फिर ऐसे जो सब्सटेंस है जो सेल को हार्म कर सकते हैं, उनको डिटॉक्सिफाई करने का काम कौन करता है? ये परऑक्सीसोम्स। तीसरा फंक्शन है बायोसिंथेसिस, जिसके अंदर परऑक्सीसोम्स क्या करते हैं? इट प्रोड्यूस द प्लाज्मा लोजन। प्लाज्मा लोजन विच इज इंपॉर्टेंट फॉर द नर्वस सिस्टम हेल्थ। प्लाज्मा लोजन्स क्या होते हैं? इट इज अ स्पेशलाइज्ड ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स। इनका काम क्या रहता है? आपके ब्रेन हेल्थ, हार्ट हेल्थ, इम्यून सेल को देखना, प्रोटेक्ट द एंटीऑक्सीडेंट्स। और दूसरा काम क्या रहता है? मेम्ब्रेन की जो फ्लूइडिटी रहती है उसको मेंटेन करना, जो सेल का सिग्नलिंग रहता है उसको मेंटेन करना। ये सब काम किसका रहता है? प्लाज्मा लोजन का। आपका जो परऑक्सीसोम है उसका नेक्स्ट फंक्शन क्या है? मेटाबॉलिक सिग्नलिंग। इसके अंदर क्या होता है? मैनेजिंग द सेलुलर स्ट्रेस। आपके सेल के अंदर जब भी टॉक्सिन्स बढ़ जाते हैं या फिर सेल का डिवीजन बहुत सारा हो जाता है, तो उसको डिटॉक्सिफाई करने का काम करता है ये परऑक्सीसोम। तो सेल का स्ट्रेस जो रहता है उसको मैनेज करने का काम कौन करता है? परऑक्सीसोम। वेल फ्रेंड्स, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द सेल ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। आपके सेल के अंदर जो भी चीजें रहती है उनका ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, किस मैकेनिज्म के थ्रू होता है? नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट। बाय द वे, ट्रांसपोर्ट किसका? लिपिड्स का, प्रोटीन्स का, आयरन्स का, आपके टॉक्सिन्स का। ठीक है, वो इन एंड आउट कैसे होता है? तो यहाँ पे 2 तरीके से होता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है और दूसरा होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। आपका जो फर्स्ट मैकेनिज्म है पैसिव ट्रांसपोर्ट, उसके अंदर एनर्जी की जरूरत नहीं होती है। समझ लो, एग्जांपल देता हूँ। अभी ये मैं पेन ड्रॉप कर रहा हूँ, ठीक है, टुवर्ड्स द ग्रेविटी देयर इज नो एनर्जी रिक्वायर्ड, बट अगर मैं इसको लिफ्ट करना चाहूँ अगेंस्ट द ग्रेविटी तो मुझे एनर्जी यूज करनी पड़ेगी। तो पैसिव ट्रांसपोर्टेशन के अंदर नो एनर्जी रिक्वायर्ड। ये किसके थ्रू होता है? 2 तरीके होते हैं उसके अंदर भी, डिफ्यूजन एंड दूसरा रहता है ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन किसको बोलते हैं? मूवमेंट्स ऑफ द पार्टिकल्स वेदर दे आर सॉलिड, लिक्विड और गैस, फ्रॉम द हाई कॉन्सेंट्रेशन टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन। तो ये हाई कॉन्सेंट्रेशन है, वहां से ये लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव होते हैं, उसको बोलते हैं डिफ्यूजन। आपका जो सेकंड मैकेनिज्म है पैसिव ट्रांसपोर्ट का, उसको बोलते हैं ऑस्मोसिस। इट इज ऑल्सो स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ द डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के अंदर क्या होता है? आपका सॉलिड, गैस और लिक्विड तीनों का होता है, फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू द लो कॉन्सेंट्रेशन। लेकिन ऑस्मोसिस के अंदर क्या होता है? इट इज स्पेसिफिकली फॉर द वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, आपका लिक्विड मॉलिक्यूल्स ट्रांसफर होंगे, किसके थ्रू होंगे? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू होंगे, फ्रॉम हाईली डाइल्यूटेड टू द हाईली कॉन्सेंट्रेटेड एरिया की तरफ ट्रांसपोर्ट होएगा। तो ट्रांसपोर्ट किसका होता है? आपका वाटर मॉलिक्यूल्स का होता है। ठीक है, आपका लिक्विड मॉलिक्यूल्स का होता है। किसके थ्रू होता है? सेमी परमेबल जो मेम्ब्रेन रहती है उसके थ्रू होता है, फ्रॉम हाईली डाइल्यूट से हाईली कॉन्सेंट्रेटेड एरिया की तरफ जाता है। उस ट्रांसपोर्ट को बोलते हैं ऑस्मोसिस। ये किसके अंडर होता है? पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ये किसके थ्रू होता है? डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के थ्रू होता है। आपके जो सेल ट्रांसपोर्ट का सेकंड मैकेनिज्म है उसको बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इसके अंदर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, किसके फॉर्म में होती है? एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये कौन प्रोड्यूस करता है? आपके सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया रहता है, वो प्रोड्यूस करता है एटीपी, जो एनर्जी प्रोड्यूस करता है, एनर्जी देता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर। इसके अंदर क्या होता है? मूव द सब्सटेंस अगेंस्ट द ग्रेडियंट। आपको बताया था थोड़ी देर पहले, एग्जांपल दिया था, जब भी ये पेन आपको अगेंस्ट ग्रेविटी उठाना है तो आपकी एनर्जी की जरूरत पड़ती है। वैसे ही जब भी मॉलिक्यूल्स का जो फ्लो रहता है वो लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाना है, तभी एनर्जी की जरूरत पड़ती है। आपके पैसिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म में क्या होता था? आपके जो मॉलिक्यूल्स है वो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाते थे, इसलिए एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन इसमें क्या होता है? आपके जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं वो जाते हैं लो टू द हाई अगेंस्ट द ग्रेडियंट, ठीक है, इसलिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो आपके मॉलिक्यूल्स इट मूव्स थ्रू द सेल मेम्ब्रेन लो टू हाई, ओके, दैट्स व्हाई इट नीड द एनर्जी।
वेल फ्रेंड्स, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस टू इंपॉर्टेंट थिंग्स, सेल साइकिल एंड डिवीजन। सेल साइकिल जो फेज रहता है उसके अंदर दो फेज होती है, इंटरफेज, दूसरा रहता है माइटोटिक फेज। जो फर्स्ट फेज है इंटरफेज, उसके अंदर क्या होता है, आपके सेल की ग्रोथ होती है। इस सेल की ग्रोथ हुई, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। एक डीएनए दूसरे डीएनए जैसा सेम से बनता है, उसको बोलते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है, तो दो डीएनए बन गए सेम टू सेम। ये एंटर करता है आपका माइटोटिक फेज के अंदर। माइटोटिक फेज के अंदर क्या होता है, इट सेपरेट द रेप्लिकेटेड डीएनए। आपका जो डीएनए जो रेप्लिकेट हुआ था उन दोनों को सेपरेट कर देगा। सेपरेट करने के बाद इट डिवाइड द साइटोप्लाज्म। आपके ये साइटोप्लाज्म जो फ्लूइड रहता है सेल के अंदर, उन दोनों को ऐसा डिवाइड कर देगा और दो नई सेल बनाएगा। ठीक है, उसको बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। तो इट सेपरेट द रेप्लिकेटेड डीएनए एंड डिवाइड द साइटोप्लाज्म। जो साइटोप्लाज्म को दो को डिवाइड करके दो सेल बनाता है उसको बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। वेल फ्रेंड्स, आपका जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको बोलते हैं डिवीजन। डिवीजन के अंदर क्या होता है, सेल डिवाइड होती है, इसलिए उसको बोलते हैं डिवीजन। दो तरीके से होता है, माइटोसिस एंड मियोसिस। माइटोसिस के अंदर क्या होता है, आपकी सेल डिवाइड होके दो आइडेंटिकल सेल बनाएंगी, मतलब दोनों सेल सेम टू सेम रहेंगी। मियोसिस के अंदर क्या होता है, सेल डिवाइड होने के बाद चार सेल बनेंगी, लेकिन चारों के सेल के जो डीएनए रहेगा या फिर स्ट्रक्चर रहेगा वो अलग रहेगा। तो माइटोसिस में क्या होता है, प्रोड्यूसेस टू आइडेंटिकल सेल, दो सेम सेल बनाएंगी। उनका काम क्या रहता है, ग्रोथ एंड रिपेयर। जब भी आपके बॉडी ऊपर चोट लगती है, ठीक है, तभी क्या होता है कि आपकी टिश्यू ग्रो करेंगी और रिपेयर करती है। ये किस में होता है, माइटोसिस के अंदर। एक सेल दो सेल बनेगी, दो से चार बनेंगी, लेकिन सबके सेल जो रहेंगी वो एक जैसी रहेंगी। ठीक है, ये टिश्यू या फिर ऑर्गन जो डैमेज होता है उसके अंदर जो रीजनरेशन होता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं माइटोसिस। ठीक है, ये माइटोसिस प्रोसेस की वजह से एक सेल हजार सेल बनेगी, लेकिन सब के सब सेम टू सेम रहेंगी। आपका जो दूसरा तरीका डिवीजन का उसको बोलते हैं मियोसिस। उसके अंदर क्या होता है, प्रोड्यूसेस द फोर डिफरेंट सेल्स। एक सेल डिवाइड होकर चार नई सेल बनाएगी। ठीक है, चारों की चार डिफरेंट रहेंगी। ये कभी होता है, गैमेट फॉर्मेशन के टाइम होता है। गैमेट मतलब मेल सेक्स सेल्स और फीमेल सेक्स सेल जब भी बनती है, ये टाइम पे मियोसिस होता है। ये जो डिवीजन होता है मियोसिस होता है। ठीक है, उसके अंदर एक सेल डिवाइड होकर चार नई सेल बनाती है। वेल फ्रेंड्स, आपको माइटोसिस और मियोसिस को मैं डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आपकी ये फर्स्ट जो सेल रहती है उसको बोलते हैं पेरेंट सेल। पेरेंट सेल जहाँ से दूसरे सेल का जन्म होता है, इसलिए इसको बोलते हैं पेरेंट सेल। यहाँ पे क्या होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। ये जो डीएनए रहते हैं अंदर के, ठीक है, वो रेप्लिकेट हो गए, देखो सेम टू सेम बन गए। ठीक है, अभी क्या होता है कि ये डिवाइड हो गए दो डॉटर सेल में। माइटोसिस में क्या होती है, सेल डिवाइड होती है दो आइडेंटिकल सेल्स में। जैसे ही पेरेंट्स रहेंगे वैसे ही बच्चे रहेंगे। ठीक है, ये डॉटर दोनों सेम टू सेम पेरेंट्स के जैसे रहेगी, उसको बोलते हैं माइटोसिस। फिर आपका मियोसिस। मियोसिस के अंदर क्या होता है, आपके जो पेरेंट सेल रहती है वो डीएनए रेप्लिकेट करेगी, सेल डिवीजन होएगा, दो डॉटर सेल में डिवाइड होएगा। दो डॉटर सेल डिवाइड करेंगी फोर डिफरेंट डॉटर सेल्स। ठीक है, यहाँ पे इट प्रोड्यूस फोर डिफरेंट सेल्स। तो यहाँ पे चारों सेल्स आप देखो डिफरेंट डिफरेंट, उसके डीएनए जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है। यहाँ पे स्ट्रक्चर डिफरेंट, यहाँ पे डिफरेंट है, यहाँ पे डिफरेंट है। इसलिए मियोसिस के अंदर क्या होता है, इट प्रोड्यूसेस द फोर डिफरेंट सेल्स। आई होप आपको सेल साइकिल और डिवीजन समझ में आ गया रहेगा। सेल साइकिल के अंदर दो फेज रहते हैं, इंटरफेज एंड माइटोटिक फेज। इंटरफेज के अंदर क्या होता है, ग्रोथ होती है, डीएनए रेप्लिकेट होता है। फिर इसके माइटोटिक फेज के अंदर क्या होता है, आपका डीएनए जो रेप्लिकेट हुआ था वो डिवाइड सेपरेट हो जाता है और साइटोप्लाज्म का डिवाइड होता है, उसको बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। फिर डिवीजन फेज में क्या होता है, दो तरीके से होता है, माइटोसिस एंड मियोसिस। माइटोसिस में क्या होता है, इट प्रोड्यूसेस टू आइडेंटिकल सेल, उसका काम क्या है, ग्रोथ एंड रिपेयर। और मियोसिस के अंदर क्या होता है, इट प्रोड्यूसेस द फोर डिफरेंट सेल्स, जिसके अंदर गैमेट फॉर्मेशन होता है, जो मेल और फीमेल सेक्स सेल्स बनती है। ठीक है, उसको बोलते हैं गैमेट फॉर्मेशन। वेल फ्रेंड्स, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द फंक्शंस ऑफ द सेल। चार बेसिक फंक्शंस रहते हैं, मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ, रेस्पॉन्सिवनेस एंड रिप्रोडक्शन। मेटाबॉलिज्म के अंदर आपका सेल का ब्रेकडाउन होता है, दूसरा रहता है सेल ग्रोथ, तीसरा रहता है आपका रेस्पॉन्सिवनेस जिसके अंदर सिग्नलिंग होती है आपके सेल की, और रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में आपका सेल एक कोशिका से दो कोशिका, दो से चार बनती है, उसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन। वेल फ्रेंड्स, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ द सेल बायोलॉजी। आपकी बॉडी की सेल, उसका स्ट्रक्चर क्लिनिकली क्या इंपॉर्टेंस रखता है, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट। फर्स्ट इंपॉर्टेंस है बेसिस ऑफ द मेडिसिन। जो भी आपकी मेडिसिनल स्टडीज रहती है वो किसके ऊपर बेस्ड रहती है, आपके सेल बायोलॉजी के ऊपर। जब भी मार्केट में नई मेडिकेशंस आती हैं तो वो पहले टेस्ट होती है आपके सेल के ऊपर, तभी जाके आपको दी जाती है। दूसरा इंपॉर्टेंस है, इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द डिजीजेस। आपके डिजीजेस में क्या होता है, सेल की जो बनावट रहती है वो चेंज हो जाती है। तो नॉर्मल सेल क्या होगी और एबनॉर्मल सेल क्या रहती है, उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए काम आती है आपकी सेल बायोलॉजी। आपका थर्ड इंपॉर्टेंस क्या है, इट इज़ अ फाउंडेशन फॉर द जेनेटिक्स एंड बायोटेक्नोलॉजी। आपके जो भी जेनेटिकल रिलेटेड जो भी स्टडीज़ रहती है, बायोटेक्नोलॉजी जो भी रहती है, नई मेडिसिन आना, नया स्ट्रक्चर आना, बॉडी की कोई सर्जरी होती है या फिर कोई भी जेनेटिकल चेंजेस होते हैं बॉडी के अंदर, उसको ट्रीट करना, उसका फाउंडेशन किसके ऊपर बेस्ड रहता है, एक नॉर्मल सेल बायोलॉजी के ऊपर। तो सेल बायोलॉजी के तीन इंपॉर्टेंस है, बेसिस ऑफ द मेडिसिन, इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द डिजीजेस एंड इट इज़ अ फाउंडेशन फॉर द जेनेटिक्स एंड बायोटेक्नोलॉजी।
वेल फ्रेंड्स, एक चीज समझाना भूल गया हूँ जिसको बोलते हैं अपोप्टोसिस। अपोप्टोसिस मतलब सेल डेथ, अ प्रोसेस ऑफ प्रोग्राम सेल डेथ विदाउट कॉजिंग द इन्फ्लेमेशन। जब भी आपको चोट लगती है तो क्या होता है, सेल तो डेथ होती है लेकिन उसके साथ साथ में इन्फ्लेमेशन भी होता है। लेकिन ये जो प्रोसेस रहता है जिसके अंदर सेल आपका जन्म लेती है, फिर इसके बाद बड़ी होती है धीरे धीरे, फिर बुढ़ी होकर मर जाती है, ये प्रोसेस के अंदर मरती तो है लेकिन इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस नहीं करती है। ये प्रोसेस को बोलते हैं अपोप्टोसिस। ये जो अपोप्टोसिस का प्रोसेस रहता है वो क्यों जरूरी है, टू रिमूव द अनवांटेड एंड ओल्ड सेल। आपके बॉडी के अंदर कुछ सेल की जरूरत नहीं है या फिर ओल्ड हो गई, उनको निकालने का काम ये प्रोसेस करता है जिसको बोलते हैं अपोप्टोसिस। या फिर कुछ सेल डैमेज हुई है जो रिपेयर नहीं हो सकती, उनको निकालने का काम कौन करता है, ये प्रोसेस। इसको बोलते हैं अपोप्टोसिस, अ प्रोसेस ऑफ प्रोग्राम सेल डेथ विदाउट कॉजिंग द इन्फ्लेमेशन। इट इज कॉल्ड अपोप्टोसिस। वेल फ्रेंड्स, नाउ वी हैव कंप्लीटेड आवर टुडेस वीडियो। आई होप आप समझ गए होंगे लाइफ कैसे स्टार्ट होती है एक कोशिका से। इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर मेडिकल वीडियोस। थैंक यू सो मच गाइस।